अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बताएं कि चेहरों पे खुशी है या नहीं, क्योंकि आज सुबह सुबह जो है ना वो कुछ हुआ है। आज हुआ है, कल हुआ है? आज हुआ है। आज क्या हुआ है? कैफ वाले क्या जाने, पीआरसी वाले बच्चों की टेंशन। आज पीआरसी का रिजल्ट आया है, तो खाली कुछ कुछ कुर्सियां जो है ना वो कुछ ख़तरनाक सी निशानदेही कर रही हैं। तो इसमें ना बड़ा ज़रूरी है थोड़ा सा पैटर्न को समझना। एक सही ज़रूरी एडवाइस बड़ी ज़रूरी है। आप में से जिसका पीआरसी कंप्लीट क्वालिफाई हो गया है, दी बेस्ट है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आप कैफ में आ चुके हुए हैं, भरपूर तरीके से आप फोकस से इसको लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर पीआरसी के पेपर्स रह गए, अब सवाल ये है कि रह कितने गए। एक पेपर रहा, दो पेपर रहे, या सारे पेपर रह गए। भाई पास होने वाले के तो तीनों पास हो गए, जो रह गया है अगर तो सब रह गया है तो भाई फौरन से कैफ छोड़ दें। पीआरसी नहीं क्लियर होगा तो आप तो कैफ तक नहीं पहुंचेंगे। अगली अटेम्प्ट पीआरसी की मई में, जिसका रिजल्ट कब आएगा? ठीक है, जून के स्टार्ट में आ जाएगा। सितंबर अटेम्प्ट, जो कि अब सितंबर में नहीं है, अगस्त के मिड में है, गालबन आप लोग स्टिल एलिजिबल होंगे उसके लिए या नहीं होंगे? ये थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन की भी होगी, क्योंकि अब आगे से ये जब अटेम्प्ट पीछे आनी है तो फिर थोड़ी सी कहानी मुश्किल हो जानी है। लेकिन मई में पेपर देने के बाद, रिजल्ट आने के बाद स्टिल एलिजिबल होंगे। तो जिनके तो सारे पेपर रहते हैं पीआरसी के, उन्हें कैफ को फिलहाल छोड़ के उस पीआरसी को क्लियर करना है, क्योंकि अब अगर मई में एक भी पेपर रह गया तो कहानी सीधी 6 महीने आगे चली जाएगी। तो इस वक्त ये सोचना ही नहीं है कि नहीं मैं अकाउंटिंग साथ साथ कर लूँ, मैं लॉ साथ साथ कर लूँ, अच्छा है ये भी चलता रहे, अच्छा है वो भी चलता रहे। वो ज़रा सा भी लुढ़क गया तो यहाँ कहानी आउट हो जाएगी। अगर एक पेपर रहता है तो ठीक है, फिर ये क्लासें साथ साथ चलाते रहें। जिस दिन वो पेपर है उससे 10 दिन पहले से आपने कॉलेज आना बंद कर देना है, क्योंकि वो एक पेपर ना निकलने का मतलब है कहानी फिर 6 महीने आगे चली जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप स्टूडेंट्स इस वक्त 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। कैटेगरी 1 जिनका पीआरसी पास है, इंतहाई कॉन्फिडेंस है, वो तो पढ़ते रहें। कैटेगरी 2 जिनका पूरा पीआरसी रह गया, या बल्कि जिनके 2 या 3 पेपर रह गए, इन लोगों को चाहिए वो अभी क्लासेस से निकल आएं, फुल एनर्जी दें अपनी मई अटेम्प्ट के लिए, और फिर रिजल्ट आने पे फैसला करें कि अब उन्होंने क्या करना है। कैटेगरी 3 जिनका एक पेपर रह गया खाली। जब एक पेपर रह गया खाली तो शायद वो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है जिसके लिए आप घबरा के सब कुछ भाग के छोड़ दें और उसको लेके चलना शुरू कर दें। जो आप कैफ में पढ़ रहे थे, जैसे पढ़ रहे थे उसे पढ़ते रहें, साथ थोड़ा थोड़ा सा टाइम पीआरसी को दें। लेकिन अब आपका जिस दिन पीआरसी का वो अकेला इम्तिहान है, उससे 10 दिन पहले आपने कैफ को छोड़ देना है और उसको तैयार करना है। तो इसका मतलब ये है कि जिनका पीआरसी सारा रह गया वो भी छोड़ दें, जिनके 2 पेपर रह गए हैं वो भी छोड़ दें, जिनका एक पेपर रह गया वो क्लासों में साथ साथ बैठे रहें, लेकिन 10 दिन के लिए वो लोग भी छोड़ दें। तो ये बड़ा ज़रूरी है, आगे के लालच में ऐसा ना हो कि आप पीछे कहीं फंसे रह जाएं। एक पेपर चाहे 47 पे भी फेल हुआ हो तो भी अगली दफ़ा आपने 3 इजाफी नंबर नहीं लेने, आपने 0 से 50 तक पहुंचना दोबारा। तो लाइट नहीं लेना, क्योंकि पीआरसी का पेपर अगर रुक गया तो खाम खा के 6 महीने आपके चले जाएंगे। अच्छा, सवाल ये है कि आप इसमें कैफ को नहीं ध्यान कर रहे, पीआरसी कर रहे हैं, तो फिर मई के बाद क्या करना चाहिए? अगर आप इस वक्त छोड़ दें हमें, तो मई के बाद क्या करना चाहिए? लॉ हरगिज़ नहीं उठाना चाहिए, एफएआर नहीं उठाना चाहिए। ये 2 बड़े पेपर हैं, इनको ज़रा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। टैक्स और डाटा ये छोटे पेपर हैं, कोई एक या हिम्मत करके दोनों, ये एक मुनासिब बात होगी उस कम टाइम के लिए जो आपके पास बाद में अवेलेबल होगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है। बाद में आप लोगों को दुख होगा, कई दफ़ा सिर्फ एक बच्चा एक पेपर उसका रहता है और उस एक पेपर में अगली दफ़ा फिर 2 या 3 नंबर से रह जाता है, तो उसे बड़ा दुख होता है कि वो कैफ नहीं कर सका, जबकि वो कैफ की इसलिए क्लास में बैठा होता है कि उसे मज़ा आ रहा होता है कि मैं सीनियर हो गया, अगली क्लासें चल रही हैं, लॉ में कितनी मज़े मज़े की बातें चल रही हैं, अकाउंटिंग में कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। लेकिन वो सब बेकार है अगर आप एलिजिबल ही ना हो अगस्त अटेम्प्ट के लिए।
ठीक है, तो आप अपने तमाम दोस्तों को भी बताइएगा कि भाई फ्रेमवर्क सीधा सा है कि अगर तुम्हारा सिर्फ एक पेपर रहता है पीआरसी का, फिर तो तुम क्लासेस कंटिन्यू रखो। अदरवाइज इस वक्त कोई लालच नहीं करना, कोई बात नहीं, अटेम्प्ट देने के बाद भी एक दो पेपर छोटे उठा के दिए जा सकते हैं, लेकिन इस लालच में कि मेरा कैप भी चलता रहे और पीआरसी भी चलता रहे, कहीं ऐसा ना हो कि कहानी फिर 6 महीने की तरफ चली जाए। तो याद रहेगा, अल्लाह करे आप में से जितने लोग सामने बैठे हुए हैं ज़्यादातर पीआरसी पूरा क्लियर कर चुके हों, और अगर किसी का रहता हो तो एक आध पेपर रहता हो तो मुझे वो बंदा नज़र आता रहे। लेकिन जिसका एक से ज़्यादा पेपर रहता है, यकीन माने मुझे बिल्कुल कोई खुशी नहीं होगी उसे हर दिन देख के, क्योंकि वो अपने कैरियर के साथ खेल रहा होगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट है, पीआरसी क्लियर होगा तो आप एलिजिबल होंगे, और एलिजिबल नहीं है तो पढ़ने में, क्लास लेने में कोई मज़ेदारी नहीं है। डन। तो ये एक छोटी सी बात थी, और जिन्होंने पीआरसी क्लियर की है उनको काफ़ी मुबारक हो। और 1900 के करीब बच्चों ने पीआरसी क्वालिफाई किया, जबकि हर 2 महीने बाद अटेम्प्ट हो रही है। तो लोगों ने जनवरी में भी किया था, अच्छे खासे लोगों ने क्वालिफाई, और मार्च में भी किया है। तो इसका मतलब है कि सीए इतना ही आसान चलता रहेगा नहीं। पास होने वाले ज़्यादा डेंजर में है, जो फेल हो गया उसे तो पता है कि नहीं अब मुझे मेहनत करनी होगी, जो पास हो गया वाला है एमए सीए के बारे में हवा बनी हुई थी कि सीए तो पास ही नहीं होता, तो पीआरसी निस्बतन आसानी से पास हो जाता है। तो अगर वो पास हो गया है तो बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना। कैफ के शुरू का जो पहला रिजल्ट है वो बड़ा कीमती है, और अगर आप थोड़ा सा भी डी ट्रैक हो गए तो वो रिजल्ट ख़राब हो सकता है। तो जो पास हुए हैं उन्हें पासिंग स्ट्रीक बरकरार रखनी चाहिए, और आगे जाके जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। डन। वो भाई कुछ कहना चाहते हैं जी? 48 वाला अगर नंबर 100 का पेपर है तो वो फेल है। 49 वाला पीआरसी के अंदर वो फेल कर देते हैं, कैफ में पास कर देते हैं। कैफ में लोग 49 पे फेल नहीं होते, लेकिन पीआरसी में फेल हो जाते हैं। ये जो मैं 49 वाली बात बताई थी, या पता नहीं इस क्लास में बताई या नहीं बताई, वो सिर्फ कैफ के लिए है। कैफ में 49 पे फेल नहीं करते, लेकिन जहाँ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं वहाँ उड़ा देते हैं, और अब फाइनल भी कंप्यूटर बेस्ड हो चुका है। तो ये फिलहाल ये याशी कैफ में मौजूद है 49 मार्क्स वाली, बल्कि 48.5 मार्क्स वाला भी, क्योंकि राउंड अप होगा 49 और फिर 49 वाले को धक्का मार के कहेंगे ऐसे तो पास करो। हाँ जी, पढ़ाई की तरफ वापस आए। ठीक है, ज़ाहिर है एक अहम दिन था, रिज़ल्ट था, तो उसको ज़रा डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी था। तो बस अल्लाह करे कि आप लोग इसी तरह से कामयाबियां हासिल करते रहें आगे, ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से। और किसी के 3 पेपर पास हो के जज्बाती हो के ये तो नहीं सोच रहा 3 पास हो गए चलो कैफ के 4 पेपर पकड़ लेता हूँ। कैफ के 4 पेपर उसे देने चाहिए जो पीछे बड़ा तेज़ी से आ रहा है। एफएससी में भी बड़े ज़बरदस्त तूफानी रिजल्ट्स, और पीआरसी शुरू किया ये ठा पटाक 2.5, 3, 4 महीने में फड़का फड़को के रख दिया। तो अगर तो आप इतने जज्बाती, जोशीले और तेज़ नौजवान हैं, फिर तो 4 समझ आता है। अदरवाइज 4 जो है वो सिर्फ कॉलेज अपने एडमिशन चमकाने के लिए ऐसा करता है। असूलन 4 पेपर थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। जी, आपके दोस्त को पीआरसी में क्या हुआ? उसकी अटेम्प्ट थी, क्लियर हो गया। उसने 4, जबकि वो पीआरसी की भी अटेम्प्ट दे रहा था। कितने पेपर दिए थे उसने? ठीक है, 5 इकट्ठे दिए, 1 रह गया, फिर 1 दिया तो वो पास हो गया। शायद वो बच्चा क्या कर रहा हो, उसने जब 5 दिए और 1 रह गया, तो हो सकता है वो उस वक्त से किसी लॉन्ग बैच में पढ़ना शुरू हो गया हो। तो अगर तो वो इतना प्लान कर रहा था कि वो जनवरी से ही पढ़ना शुरू हुआ है, तो उधर फिर भी थोड़ा सा डूएबल है, थोड़ा सा डूएबल है। लेकिन इस वक्त बैठ के अगर 4 पेपरों के बारे में सोचा जाए तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। जी, तो हो जाए खतरों से टक्कर। कल आप लोगों ने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी, हमने कहा एक होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? बैठ के कोई मसला नहीं, अब बड़े हो गए हैं जी। एनफोर्सेबल बाय लॉ, वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है वो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये वॉइड एग्रीमेंट क्या चीज होती है ये वाले भाई? जो पहले से ही गलत है, एग्रीमेंट जो बनने से पहले ही गलत था, वो एनफोर्सेबल बाय लॉ था ही नहीं। तो एन एग्रीमेंट जो कि नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है वो वॉइड एग्रीमेंट होता है, और वॉइड चूंकि पहले दिन से ही वॉइड होता है तो इसको हम क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं?
वॉइड एब इनिशियो, इसको वॉइड एबी इनिशियो भी बोलते हैं और वॉइड एब इनिशियो भी बोलते हैं। इसका मतलब है जो शुरू से ही गलत है, वो वॉइड एब इनिशियो हो गया। फिर एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट था। किबला, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट जो सही था सब्सीक्वेंटली सीजेस टू बी एनफोर्सेबल हो गया, सब्सीक्वेंटली वो एनफोर्सेबल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? कोई कानूनी वजह बन गई होगी, कुछ और मसला। जैसे कल मैंने चंद एग्जांपल्स दी थी कि भाई हमने क्लासें शुरू की फिजिकल और गवर्नमेंट ने अचानक से 6-8 महीने के लिए लॉकडाउन कर दिया और कहा जी अब तो सारे लोग ऑनलाइन चले जाएं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू में वैलिड था, लेकिन आगे कुछ ऐसा हुआ कि वो कॉन्ट्रैक्ट कलअदम हो गया, मनसूख हो गया, खराब हो गया, वॉइड हो गया। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बाद में जाके वॉइड होता है, जबकि वॉइड एग्रीमेंट पहले दिन से ही वॉइड होता है। फिर चौथी ऑप्शन थी वॉइडेबल। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये गली जहां टक्कर लग रही है, ब्राउन कुर्ते सलवार वाले भाई जी, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जो पहले सही तो चल रहा था लेकिन अब कुछ उसमें ऐसा मसला आया हो कि ऑप्शन मिल गई हो, सबको ऑप्शन मिल गई हो, किसी एक या एक तरफ के लोगों को ऑप्शन मिल गई हो, जबकि दूसरी तरफ या के बंदे या दूसरी तरफ के बंदों को, असल में सिंगल और जमा दोनों साथ साथ है, तो किसी एक या एक से ज़्यादा के कहने पे हो जाए और दूसरे या दूसरों के कहने पे ना हो। इसका मतलब है किसी पार्टी को ऑप्शन मिली और किसी पार्टी को ऑप्शन नहीं मिली। सवाल ये है, ये वाले भाई, ये नहीं आप नहीं, वो पीछे टोपी वाले भाई, कौन से वाले बंदे को ऑप्शन मिलेगी? एग्रीव पार्टी। ये एग्रीव पार्टी क्या होती है किबला? मजलूम, मुतासरा, जिसके साथ नुकसान हुआ है। तो समटाइम कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, उन्हें पता लग जाता है कि एक बंदे ने दूसरे को डराया धमकाया था, ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, उसके बच्चे को अगवा कर लिया था, व्हाट्सोएवर, कुछ भी ऐसी सिचुएशन बन गई जो जब कानून के सामने आई तो कानून ने कहा भाई ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तो था लेकिन दरमियान में वो वाले बंदे ने ये वाली गलत हरकत की है, तो अब मजलूम को हम ऑप्शन दे रहे हैं, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करे। कॉन्ट्रैक्ट बन जाने के बाद क्यों कंटिन्यू करना होता है और क्यों कैंसिल करना होता है, ये हमारा अभी का मुद्दा नहीं है। चैप्टर 2 से लेके 5 तक हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। तो क्या यहां तक बात समझ आ रही है? ये चारों के अंदर हमने डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन में मैं मजबूर होता हूँ, मैं अल्फाज नहीं बदल सकता, तो थोड़े से अल्फाज पेचीदा होते हैं, लेकिन अदर देन डेफिनेशन जो है ना, वो वर्ड्स मैं भी चेंज कर सकता हूँ, आप भी चेंज कर सकते हैं, मैंने भी आसान रखे हुए हैं, और आप उससे भी ज़्यादा आसान करना चाहें तो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन डेफिनेशन में पूरी कोशिश करनी है कि आप हूबहू याद रखें। हाँ, अगर आप कहते हैं सर ये मेरिट सर्टिफिकेट वगैरह इस तरह के चक्करों में मैंने नहीं पढ़ना, मेरा एक आध नंबर अगर कभी कभार कट जाए तो खैर है डेफिनेशन में, तो फिर ठीक है, आप डेफिनेशंस को थोड़ा सा आसान अल्फाज में, अपने अल्फाज में लिखना चाहें तो लिख लें। तो पेपर में जब आप एक ऑफिशियल जार्गन को ऑफिशियल वर्ड्स में नहीं लिखेंगे तो एब्सोल्युटली जीरो नहीं हो जाएगा, लेकिन हो सकता है 3 नंबर का सवाल है तो आपको 1.5 नंबर मिल जाए। बहुत अच्छी किस्मत हो तो 2 नंबर भी मिल सकते हैं। हाँ, जिसने सही डेफिनेशन लिखी होगी उसको पूरे 3 मिल जाएंगे। यहाँ मैथमेटिकल नंबर है, पूरा सही लिखने पर पूरे सही नंबर मिलता है जी। इन चारों में कोई कंफ्यूजन, किसी डेफिनेशन के अल्फाज में कोई मसला, किसी डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग में कोई मसला, सब क्लियर है? आगे बढ़े, और हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एसेंशियल्स होने चाहिए। 5 एसेंशियल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के। ये 5 में से कोई से 3, ये ब्लैक शर्ट वाले भाई, कोई से 3 आपने बताने हैं। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्री कॉन्सेंट होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। भाई ने 3 बता दिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि भाई अज़म के साथ बैठे हुए हैं और जो है ना कुछ और भी बता सकते हैं, कुछ और बताने की हिम्मत करेंगे। लॉफुल कंसिडरेशन बताया, लॉफुल ऑब्जेक्ट बताया, फ्री कॉन्सेंट बताया आपने। एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड नहीं होने चाहिए, वो उस लिस्ट में ना आए जिसको मना किया हुआ है। गुड। कंपिटेंस ऑफ पार्टीज, पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, पार्टीज इस काबिल हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। ये 5 का बेसिक मतलब हमने देखा था, लेकिन अब इन 5 की डिटेल में जाना है। इनमें से 3 चैप्टर 3 में दिए हुए हैं और 2 चैप्टर 4 में दिए हुए हैं। यानी अब चैप्टर 3 और 4 में हमने कुछ इजाफी नहीं पढ़ना, बेसिकली इनमें से एक एक कंटेंट को पकड़ के उसकी एक्सप्लेनेशन में जाना है। तो फ्री कॉन्सेंट का जाहिरी मतलब समझ आ रहा है, पार्टीज की आज़ाद रजामंदी हो, कोई जोर ज़बरदस्ती, कोई ब्लैकमेलिंग, कोई इस तरह का मामला ना हुआ हो। पार्टीज कंपिटेंट हो, मतलब
इस काबिल हो, जहनी तौर पे इस काबिल हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। लॉफुल कंसिडरेशन मतलब जो कंसिडरेशन है वो बिल्कुल कानूनी होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट, उनका मकसद भी गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, उस मकसद में भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, लॉ ने जो लिस्ट बताई हुई है उस लिस्ट में नहीं होना चाहिए, उस लिस्ट में कुछ ऐसे एग्रीमेंट है जिन्होंने मना कर दिए। चैप्टर 4 में जाके देखेंगे क्यों मना किया और वो कौन से एग्रीमेंट्स हैं। कोई सवाल पिछले लेक्चर से रिलेटेड? जी, ये जो जगह जगह अचानक से लिखा आता है सेक्शन 2, सेक्शन 3, ये बेसिकली जब लॉ आता है ना तो लॉ का एक ओरिजिनल, एक जिस तरह से आइन में आर्टिकल्स होते हैं ना, आर्टिकल 63, आर्टिकल 62, आर्टिकल 58(2)(b, तो वो उसकी शेकों को आर्टिकल्स कहते हैं। तो जब हम किसी एक्ट की बात करते हैं, किसी कानून की बात करते हैं जो पार्लियामेंट से आया होता है, तो उसमें सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, फिर कुछ जगह रूल होते हैं, कुछ जगह रेगुलेशन होती है। तो ये सेक्शन 1, 2, 3 रेफरेंस होता है। तो आपकी किताब में जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उन्होंने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पकड़ा, उसको नोट्स में कन्वर्ट करके आपकी किताब में दे दिया और साथ साथ ब्रैकेट में रेफरेंस दे दिया। तो आईकेएफ की ओरिजिनल किताब में तो बहुत ज़्यादा रेफरेंसेज हैं, मेरी किताब में 1-2 जगह आपको रेफरेंस नजर आएंगे। हरगिज़ इस रेफरेंस का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, हमने पेपर में कभी कोट नहीं करना, कभी आईकेएफ ये नहीं कहेगा कि सेक्शन 4 एक्सप्लेन करे, तो वो बस कुछ जगह लिखा नजर आ रहा होता है और आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये सेक्शन नंबर्स हमने कभी याद नहीं करने। पूरे सिलेबस में सिर्फ कंपनी लॉ के अंदर सिर्फ एक सेक्शन ऐसा होगा जो मैं आपको याद करने का कहूँगा, सेक्शन 42 है, बड़ा मशहूर सेक्शन है। तो उसके अलावा हमने सेक्शन नंबर कभी याद नहीं करना। और अगेन पिछले 25, 30, 35, 40 अटेम्प्ट्स में भी आज तक सिर्फ वो सेक्शन 42 एक दफ़ा अपने नाम से आया है, अदरवाइज जो है ना वो आईकेएफ सेक्शन नंबर से सवाल नहीं बनाता। इस लेवल पे आपसे हरगिज़ एक्सपेक्टेड नहीं है कि आपको सेक्शन नंबर्स याद होंगे। तो अगर वो किसी हेडिंग में लिखा नजर आ रहा है तो बस उसको इग्नोर कर दें। कोई कंफ्यूजन पिछले दिन से रिलेटेड? डिफॉल्टिंग, जो डिफॉल्ट पे है, हम कहते हैं ना फलाना डिफॉल्ट कर गया, तो डिफॉल्टिंग पार्टी जो कि फॉल्ट पे है, जो गलती पे है, जो जुल्म कर रही है, जो नाइंसाफ़ी कर रही है, तो डिफॉल्टिंग का मतलब है वो जो गलती पर है। जी, कोई कंफ्यूजन? चलें आगे। 5 एसेंशियल में से आज के दिन का हमारा टारगेट है कंपिटेंस ऑफ पार्टीज। कंपिटेंस ऑफ पार्टीज को कैपेसिटी ऑफ पार्टीज भी बोलते हैं, कि क्या ये पार्टीज ये कैपेसिटी रखती हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर सके। तो कोई भी 2 पार्टीज तब कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगी जब उनमें 3 शर्तें पाई जाएं। कौन सी 3 शर्तें? किताब से अगर हम पूछें, हर वो बंदा कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है जो ये है एंड ये है। इज ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। जिस लॉ का वो सब्जेक्ट है, जिस लॉ को वो फॉलो करता है, उसके मुताबिक वो एज ऑफ मेजॉरिटी को पहुंच चुका हो, पुख्ता उम्र को पहुंच चुका हो, छोटा बच्चा ना हो, मेजॉरिटी की एज को पा चुका हो। तो इसका मतलब है कि एक एज ऑफ मेजॉरिटी होती है और एक एज ऑफ माइनॉरिटी होती है। वो माइनर ना हो, मेजर हो। अगेन इस पॉइंट के अंदर जाएंगे तो फिर 4-5 और लाइनें आ जाएंगी। तो फिलहाल हम सामने सामने देख रहे हैं कि एक बंदा एक पुख्ता उम्र को पहुंच चुका हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट करे, छोटी एज में वो कॉन्ट्रैक्ट करने की सलाहियत नहीं रखता। एंड साउंड माइंड हो, जहनी तवाजुन ठीक हो, वो अक्लो शऊर रखता हो और कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त किसी भी किस्म की कोई जहनी ऐसी बीमारी में नहीं हो या ऐसे परेशानी में ना हो कि जिसमें वो अपना अच्छा बुरा सोच ना सके। ये क्या होता है, इसके ऊपर भी डिटेल में जाएंगे, इन सब की डिटेल में आगे जा रहे होंगे। तो एज ऑफ मेजॉरिटी रखता हो और साउंड माइंड हो, एंड उसको लॉ ने मना ना किया हो कि इस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये बात तो हमने पहले नहीं पढ़ी हुई। वो क्या था और ये क्या है? ये जैसे भाई ने कहा इश्तिहारी, ये वो लोग हैं जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और वो क्या था? वो कॉन्ट्रैक्ट या वो एग्रीमेंट थे जो नहीं हो सकते थे। तो वो जो एग्रीमेंट्स की लिस्ट है वो हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे कि ये एग्रीमेंट्स नहीं हो सकते। और हम इस वक्त पढ़ रहे हैं कि किन किन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वो जो पुख्ता उम्र को पहुंचे हुए हो, एंड साउंड माइंड हो, और
उनको, उन लोगों को लॉ ने डिस्क्वालीफाई ना किया हुआ हो कि तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको लॉ ने मना किया होगा, ये भी हम पढ़ेंगे। तो टेक्निकली हम एक कंप्यूटर की तरह चल रहे हैं। कंप्यूटर में फाइल्स होती हैं, फोल्डर्स होते हैं। तो सबसे पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे क्लिक किया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एसेंशियल्स आए, ऑफर पे क्लिक किया, ऑफर को पढ़ लिया, एक्सेप्टेंस पे क्लिक किया, उसको पढ़ लिया, फिर 5 और एसेंशियल्स आए, फ्री कॉन्सेंट फलाना। तो हमने क्या किया, कंपिटेंस ऑफ पार्टीज पे डबल क्लिक किया, 3 शर्तें आ गई। मेजॉरिटी भी रखता हो, साउंड माइंड भी हो, और वो बंदा भी ना हो जिसको मना किया हुआ है। अब इस पे डबल क्लिक करेंगे तो इसके रूल्स देख लेंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो इसके रूल्स देख लेंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो इसके रूल्स देख लेंगे। जब ये सारे रूल्स देख लेंगे तो ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो क्या ये 3 शर्तें सामने सामने से ज़ाहिरी तौर पे समझ आ रही हैं? कुछ लोगों को लॉ ने मना किया होगा, वो कौन है वो हम बाद में देखेंगे। मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड नहीं, साउंड माइंड होना चाहिए। सबसे पहले वाले भाई साहब की तरफ जाते हैं। मेजर और माइनर का क्या ताल्लुक है? माइनर किसे कहते हैं और मेजर किसे कहते हैं? उर्फ़ आम में पाकिस्तान के बहुत सारे कवानीन के तहत माइनर उस शख्स को कहते हैं जो 18 साल का नहीं हुआ। मेजर उस शख्स को कहते हैं जो या 18 साल का है या उससे ज़्यादा का है। आसान अल्फाज में, जिस दिन आपकी 18th हैप्पी बर्थडे होगी उस दिन आप मेजर हो जाएंगे, फिर कर्नल हो जाएंगे, फिर जर्नल हो जाएंगे। तो मेजर से मुराद पुख्ता एज का बंदा, कानूनी तौर पे कानून को लगता है कि जो छोटे बच्चे 18 साल से छोटे बच्चे होते हैं, जिस एज में आप अभी थे या शायद आप में से अभी कुछ लोग अभी भी हों, तो ये ऐसी एज है जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आपने सुना होगा कम सिन बच्चे ने शादी कर ली, तो वो जो कम सिन बच्चा है, जो कानूनी तौर पे जो कॉन्ट्रैक्ट की एज है, उससे नीचे के बच्चे को कम सिन बच्चा कहते हैं। तो कम सिन बच्चा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सकता। शरिया अपनी जगह, दो शादी वगैरह के उसमें कवानीन में शरिया के रूल्स फॉलो होते हैं, तो वहाँ बलूगत काउंट होती है कि एक बंदा बालिग है या नहीं। लेकिन अंग्रेज़ों को उतना ज़्यादा शरिया के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अंग्रेज़ों ने एक निज़ाम बना दिया, उन्होंने कहा भाई एक एज डिफ़ाइन कर लेंगे, इस एज से छोटे को कम अकल कह देंगे या उसे ऐसा कह देंगे कि नहीं, उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, और इससे ऊपर। तो 18वीं सालगिरह का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल किसी की 25 मार्च को सालगिरह आती है, तो 24 और 25 मार्च की दरमियानी शब रात 12 बजे उसकी सालगिरह शुरू हो जाती है, यानी कि वो अगला दिन शुरू हो जाता है। इंग्लिश निज़ाम AM से स्टार्ट हो जाता है, जो रात 12 का टाइम है। तो अगर अगले दिन 25 मार्च है तो पिछले दिन की रात 12 बजे अगला दिन शुरू हो गया है। 11:55 पे वो बच्चा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता था, और 12:02 पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो 7 मिनट में उसमें क्या नया अक्ल शऊर आ गया। अब जाहिर है अब इसको मिनट लेवल पे कैलकुलेट करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कानून ने खुद ही से अंदाज़ा लगा लिया कि 18 साल से कम बच्चा जज्बाती भी होता है, जोशीला भी होता है, अचानक से फैसले भी कर लेता है, फेसबुक पे एक ऐड देख के फ़ौरन से पैसे भी खर्च कर देगा, किसी जगह कॉन्ट्रैक्ट में भी जज्बाती होकर एंटर हो जाएगा। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, तो थोड़ा मैच्योर हो गया होगा, अपने फैसले सही से कर लेगा। जी अब अगेन इन्होंने कहा क्या आईडी कार्ड रिक्वायरमेंट है? जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगे और कवायद डाल रहे होंगे तो यहाँ ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि 18 साल वाले बंदे ने आईडी कार्ड तो बनवाया होगा। तो अगर एक 18 साल से ऊपर एक बंदा होगा और उसने आईडी कार्ड नहीं बनवाया तो बहुत सारी जगह उसकी कानूनी हैसियत नहीं होगी। तो होता ही है कि हम एक फिजिकल वजूद रखते हैं और एक हमारा कानूनी वजूद होता है। एक छोटा बच्चा जो पैदा हुआ है 2-3 साल का है, वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर उसका बेफॉर्म नहीं बना हुआ, बर्थ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया हुआ, तो वो कानूनी हैसियत नहीं रखता। तो इसी तरह से अगर एक बंदा 22 साल का हो गया और उसने शनाख्ती कार्ड ना बनवाया हो, तो बहुत सारे कामों में वो एक इंसान, एक वजूद काउंट नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी कानूनी हैसियत नहीं है। अगर सर ये बता अगर कोई क्राइम कर दे तो जी, अब अगेन ये बंदा अगर क्राइम कर दे, अब इसकी कानूनी हैसियत तो नहीं है, लेकिन इसे चपेड़े तो मारी जा सकती हैं। ठीक है भाई, बच्चा भी तो चोरी कर सकता है। तो मज़े की बात है कि ये जो हमारे क्रिमिनल कवानीन है और इस तरह के कवानीन है, वो कहते हैं कि इंसान की फ़िज़िकल हैसियत है, कानूनी हैसियत नहीं है। उसने चोरी कानूनी हैसियत में नहीं की, फ़िज़िकल हैसियत में की है, तो हम भी उसी को फिज़िकली पकड़ के हवालात में डाल के और फिज़िकली उसे कूटेंगे।
तो वो फिर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं, उस पर गैर कानूनी कार्रवाई करते हैं। तो अगेन वही वाली बात है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हमने सारे मसलों का हल नहीं निकालना। अब बच्चा अगर कत्ल कर दे तो वो ज़ाहिर है कत्ल के कानून में उसकी अलग से सज़ा होगी, लेकिन हम इस वक्त पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये तिजारती कानून है। एक प्रॉब्लम बार बार आएगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे और उसके मुताबिक सारे मसलों को समझना शुरू कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो है वो आप में से किसी को शादी की पेशकश हो, तो हो सकता है आप दूसरे को कहें तुम तो साउंड माइंड ही नहीं हो, ठीक है, या पुख्तगी की उम्र तक पहुंचे ही नहीं हो। तो किसी भी और मामले में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिक्स दे सकता है, लेकिन हर कानून अलग तरीके से चलता है। तो इस वक्त हम पढ़ रहे हैं तिजारती कानून। जब भी कोई बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सर्विसेज या गुड्स का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा हो तो 18 साल से छोटा बच्चा पार्टी नहीं बन सकता। फिर भी बन जाए तो चूंकि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो ये एनफोर्स नहीं हो सकता। एक बंदे ने एक बच्चे के साथ एग्रीमेंट किया और बच्चे से तय ये हुआ कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा और तुम मुझे फलाना चीज़ ला के बेचोगे। बच्चे ने कहा मेरे पास लैपटॉप है, मैं लैपटॉप बेचूंगा। और उस बंदे ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें 40,000 रुपये दूंगा। बंदे ने 40,000 दे दिए, बच्चा भाग गया। अब ये बंदा जब अदालत जाके कहेगा कि जी मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एक बच्चे से, आप एनफोर्स करें, उसको बुलाएं और उससे मुझे दिलवाएं लैपटॉप, तो अदालत कहेगी क्या कागज़ लेके आ रहे हो, ये तो वॉइड है, इस कागज़ की कोई हैसियत नहीं है। वो तो छोटा बच्चा था, तुम्हें समझ होनी चाहिए थी, तुम छोटे बच्चे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो हम तुम्हें कोई कानूनी पावर नहीं देंगे उस बच्चे के अगेंस्ट। इसका मतलब है ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ हुआ ही नहीं। जब ये हुआ ही नहीं तो उसे कॉन्ट्रैक्ट करना भी गलत है। ये ऐसा एग्रीमेंट है जो वॉइड एग्रीमेंट है। इसका मतलब है माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कहा है कि एग्रीमेंट करना वॉइड है। आप माइनर के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते, करेंगे तो माइनर फायदा उठा लेगा, नुकसान नहीं होगा उसे। ये 18 साल वाली बात समझ आई। लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कफील मुंतखब हो जाते हैं अदालत की तरफ से। कफील क्या होता है? गार्डियन होता है। गार्डियन क्यों आता है? एक बच्चे के पेरेंट्स की फॉर एग्जांपल डेथ हो गई या सेपरेशन हो गई या कुछ इस तरह का मामला हुआ कि अदालत बीच में कूदी और अदालत ने देखा कि इस बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। नॉर्मली उस बच्चे का कोई चाचा, मामा, ताया, इस तरह का जो कोई रिलेटिव है वो उस बच्चे का गार्डियन अपॉइंट हो जाता है। अब ये बच्चा जो है जब बड़ा होगा तो ये शरई तौर पे अपनी प्रॉपर्टी के बारे में फ़ैसले कर सकेगा। शरई से मुराद मतलब इस वक्त लीगली तौर पे। जब तक वो छोटा है तो वो कानूनी तौर पे तो अपने असासे भी नहीं बेच सकता, क्योंकि वो तो अभी छोटी एज का है। तो फिर क्या होता है कि गार्डियन उसकी परवरिश करता है और जब ये बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल एक बच्चे को उसके चाचे ने पाला और बच्चा जैसे ही 18 साल का हुआ, चाचे ने उसे सामने बिठाया और उसे इमोशनल करना शुरू कर दिया कि बेटा तुम्हें पता है कि तुम्हारा चाचा बूढ़ा हो गया है, तुम्हें पता है तुम बहुत छोटे से थे तब जो है ना तुम्हारे वालिद का देहांत हो गया था, उसके बाद जो है वो मैंने ही तुम्हें पाला, मैंने अपने बच्चों को एक रोटी खिलाई और तुम्हें 2 रोटियां खिलाई, देखो मेरे बच्चे कितने कमज़ोर से रह गए और तुम कितने हट्टे कट्टे हो गए हो। अब उस बच्चे को फुल इमोशनल कर रहा है कि देखो जब मैं पावर में था, मेरे पास जो कुछ था मैंने तुम्हारे लिए निछावर कर दिया, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी वो जो कई करोड़ की प्रॉपर्टी अब तुम्हारे नाम पे ऑफिशियली आ जाएगी। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा चाचा जिसने अपनी जवानी सारी खो दी तुम्हें पालने में, तुम्हारी परवरिश करने में, तो अब इस चाचे का इतना हक तो बनता है कि डिफेंस वाला प्लॉट तो कम से कम दे ही दो। बच्चा इमोशनल हो जाएगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे, वो कहेंगे चाचा आपने क्या बात कर दी, आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं था, आप आधी प्रॉपर्टी ले लें मेरी। तो लॉ को लगा हो ये तो गड़बड़ हो गई। 18 साल का बच्चा मैच्योर तो हो गया लेकिन इमोशनल है अभी। फिर लॉ ने सोचा वो क्या एज होगी जिसमें बच्चा बदतमीज़ भी हो जाता है, तो उन्होंने एक नई एज निकाली 21 साल। उन्होंने कहा ये 21 साल का जब बच्चा होगा ना तो ये इमोशनल भी नहीं होगा, मैच्योर भी होगा। तो अगर किसी बच्चे का कोई गार्डियन अपॉइंटेड है तो उसकी एज ऑफ मेजॉरिटी होती है 21 साल, और अगर गार्डियन अपॉइंटेड नहीं होता, नॉर्मल केस होता है, तो एज ऑफ मेजॉरिटी होती है 18 साल। बात समझ आई? किताब से पूछते हैं। इन पाकिस्तान अ माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट अटेन मेजॉरिटी विच इज 21 साल जहां गार्डियन अपॉइंट हुआ हुआ है, गार्डियन वाले का कानून के तहत वहां 21 साल है, और बाकी केसेस में
18 साल। तो इसका मतलब है पाकिस्तान में माइनर और मेजर का फ़र्क ये है कि मेजर वो है जो 18 साल का हो चुका है, 18वें साल में नहीं, जिसकी 18वीं सालगिरह आ चुकी है। तो जिस दिन वो 18 ईयर्स अपने सेलिब्रेट करने जा रहा है, उससे पिछली रात 12 बजे वो मेजर हो जाएगा और वो कानूनी तौर पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इससे पहले भी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करे तो कर तो लेगा, लेकिन उसे नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा दूसरे पर्सन को जो उसको एनफोर्स नहीं करा सकेगा। क्या ये 21 साल और 18 साल वाली बात समझ आई? पक्का? अब यहां पे छोटे छोटे से रूल्स हैं। एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। माइनर से जो एग्रीमेंट है वो शुरू से ही गलत है, वॉइड एब इनिशियो। इसका मतलब है कि आप अगर माइनर के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं तो चूंकि ये एनफोर्सेबल नहीं है, तो जब एक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता तो वो किस किस्म का एग्रीमेंट होता है? वॉइड। और चूंकि वो एग्रीमेंट है तो हम कह देंगे वॉइड एब इनिशियो है। तो माइनर के साथ एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है। अच्छा, फिर ये भी जरूरी है कि जब भी एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा हो तो वो कंपिटेंट हो उस वक्त जिस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है और बाद में भी। माइनर था, 14 साल की एज में उसके साथ किसी ने एग्रीमेंट किया, जब वो 19 साल का हुआ तो माइनर ने आके कहा जी मैं उस वक्त छोटा होता था, मैं दोबारा साइन कर देता हूँ कि मैं अभी भी उन पुरानी बातों पे कायम हूँ। वो ये भी नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट बनते वक्त वो माइनर था और रेटिफाई करते हुए, रेटिफाई मतलब जिसमें आप बाद में तस्दीक कर देते हैं, तो अगर इस वक्त वो बड़ा भी हो गया तो भी वो अपने बचपन के किए हुए एग्रीमेंट को कंफर्म नहीं कर सकता, उसको नया एग्रीमेंट क्रिएट करना होगा। तो ये नेसेसरी है दैट पर्सन, यहाँ माइनर लिखा हुआ आपके पास पर्सन लिखा होगा, इट इज नेसेसरी दैट पर्सन मस्ट बी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते वक्त आपका कंपिटेंट होना शर्त है। एग्रीमेंट विद द माइनर कैन नॉट बी रेटिफाइड सब्सिक्वेंटली, बाद में आप उसे रेटिफाई नहीं कर सकते। रेटिफाई मतलब पिछली किसी चीज को तस्दीक कर देना। तो अगर माइनर ने 14 साल की एज में कॉन्ट्रैक्ट किया था और बाद में बड़ा होके कहे कि हाँ भाई अब मैं कायम हूं उस कॉन्ट्रैक्ट पे, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट गलत है। वो आज मेजर होने के बाद जो नया कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो वैलिड है, लेकिन पुराना कॉन्ट्रैक्ट जब वो माइनर था वो वाला कॉन्ट्रैक्ट अब वेरीफाई नहीं होगा। रेटिफिकेशन किसे कहते हैं? अप्रूविंग और एक्सेप्टिंग समथिंग विच हैज हैपेंड ऑलरेडी, जो ऑलरेडी हो गया उसको कंफर्म करने को कहते हैं रेटिफाई करना। तो पहला रूल वॉइड एब इनिशियो है। दूसरा रूल, माइनॉरिटी की एज में किए हुए कॉन्ट्रैक्ट को मेजॉरिटी की एज में भी रेटिफाई नहीं कर सकते। ये बात समझ आ रहा है? ठीक है, इस पॉइंट को स्किप करते हैं। इफ अ माइनर एंटर इनटू एग्रीमेंट जॉइंटली विद अ मेजर पर्सन, एक छोटा बच्चा और एक बड़ा, फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा भाई है 20 साल का और छोटा भाई है 14 साल का, दोनों ने मिलकर किसी थर्ड पर्सन से एग्रीमेंट किया है और ये लोग डिफॉल्ट कर जाते हैं, तो जो वो बड़ा है वो 20 साल के बच्चे से तो एनफोर्स करवा सकता है, लेकिन 14 साल के बच्चे से एनफोर्स नहीं करा सकता। तो जब भी एक बड़ा और बच्चा मिल के जॉइंटली एग्रीमेंट करेंगे तो वो एग्रीमेंट बड़े के अगेंस्ट एनफोर्स किया जा सकता है, छोटे बच्चे के अगेंस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तो छोटा बच्चा है। लॉ छोटे बच्चे को प्रोटेक्शन देता है। छोटे बच्चे के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करके उसमें कुछ बुरा करे तो उस बड़े को सजा मिलेगी, लेकिन छोटा बच्चा अगर किसी बड़े के साथ कुछ बुरा करे तो भी बड़े को ही सजा मिलेगी। अगर बच्चा बार बार ऐसे किया जाए तो फिर उस मेजर को पकड़ के कूटना चाहिए जिसको नहीं समझ आ रहा कि तुम एक छोटे बच्चे से बार बार कॉन्ट्रैक्ट करके और जलील हो रहे हो। तो कानून तो पता होना चाहिए ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूज नहीं है। तो आइडियली अगर एक बंदा चाहता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट करूं और कॉन्ट्रैक्ट में पूरे हकूक मिले, तो फिर छोटे बच्चे से कॉन्ट्रैक्ट ना करे, क्योंकि छोटा बच्चा तो शरारती है, वो तो कभी भी कोई शरारत कर देता है, लेकिन उसकी शरारत उसके साथ मौजूद मेजर को फंसाएगी। भाई एक बड़े के साथ एक छोटा बच्चा इकट्ठे जा रहे हैं, बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ है, जा रहे हैं, बच्चे ने अचानक से वट्टा उठाया और गाड़ी की शीशा तोड़ दिया। अब जिसकी गाड़ी है वो आके ये थोड़ी कहेगा कितना क्यूट सा बच्चा, कितनी प्यारी शरारत की है। वो बच्चे को देखेगा ही नहीं, बच्चे को पकड़ेगा ही नहीं। वो किसे पकड़ेगा? मेजर को पकड़ेगा, अब्बा जी को पकड़ेगा, उसके साथ जो भाई है उसे पकड़ेगा कि भाई चलो वो तो छोटा बच्चा है, तुम्हें ख्याल करना चाहिए था, तो वो उस बड़े से रिकवर कर लेगा। तो इसी तरह से अगर एक बड़ा और एक बच्चा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन से और कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गलत होता है, तो ये बंदा बच्चे को तो नहीं पूछ सकता लेकिन बड़े को पूछ सकता है। इफ अ माइनर एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट जॉइंटली विद द मेजर, अगर माइनर किसी मेजर के साथ जॉइंटली एग्रीमेंट में एंटर हो जाए,
then such agreement can be enforced against the major person who has jointly promised to perform. ये बात समझ आई? पक्का? अगला बड़ा मजे का रूल है, इफ माइनर रिप्रेजेंट फ्रॉडुलेंटली और अदरवाइज दैट ही इज ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी। बच्चा है 17 साल का, जिम जाता था, हट्टा कट्टा था, खाना शाना खूब खाता था, लंबा चौड़ा कद उसका, जनाब चौड़ा, बड़े बड़े डोले बाजू और इतनी मोटी मोटी मूछें रख के आ गया। सामने वाले को उसे देखते साथ ही लगा कि ये तो 21-22 साल का बंदा है, उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। या माइनर ने आके खुद ही बताया कि मैं 21 साल का हूं जबकि वो छोटा था, तो भी कसूर उस शख्स का है जिसने एग्रीमेंट किया। चलिए, तो बच्चा था, शरारत कर रहा था, बच्चे को तो कुछ नहीं कह सकते ना, 18 साल से छोटा है, वो शरारत कर रहा है। बड़े को ही ध्यान रखना होगा। तो अगर आपके साथ धोखा भी दे दे माइनर, तो भी आप ही फंसेंगे, माइनर नहीं फंसेगा। तो इफ माइनर रिप्रेजेंट फ्रॉडुलेंटली और अदरवाइज दैट ही इज ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी एंड इंड्यूसेस अनदर टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो फ्रॉडुलेंटली किसी को साबित कर दे कि मैं एज ऑफ मेजॉरिटी रखता हूं और फिर कन्विंस कर दे किसी और को कि तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाओ, इवन देन, फिर भी ही विल नॉट बी लायबल, वो लायबल नहीं होगा। आगे लिखा है रूल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई नहीं करता, लेकिन वो अब उस जुमले का हमें अब कोई ताल्लुक नहीं है। पहले एक टॉपिक हमारे सिलेबस में होता था एस्टॉपल, वो टॉपिक अब उन्होंने निकाल दिया, ये भी एक आधा टैप पीछे ही वो टॉपिक निकला है। तो क्या ये चारों रूल समझ आ रहे हैं जो चार हमने डिस्कस किए हैं? कॉन्ट्रैक्ट किया था वो थोड़ा सा मतलब कि बच्चा था, बट कॉन्ट्रैक्ट किया था और थोड़ा सा बच्चा था। ये थोड़ा सा बच्चा क्या होता है? लाइक से 17.5 पौने 18 साल का था, ठीक है। बाद में जब वो इन्फोर्स करवाने गया अगला बंदा, वो एज ऑफ मेजॉरिटी को पहुंच जब अगला बंदा एनफोर्स कराने गया तो उस वक्त ये एज ऑफ मेजॉरिटी पे पहुंच चुका था, लेकिन करते समय क्या था? बच्चा। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट वो बंदा कंपेटेंट होना चाहिए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट असूलन क्या होगा, उस बड़े को चाहिए कि जैसे ही वो बच्चा बड़ा हो गया उसके साथ दोबारा से कहे कि भाई अब दोबारा से हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट नया होगा, पिछले कॉन्ट्रैक्ट की तस्दीक नहीं हो सकती। बात समझ आई? दिखाएं जरा के हैंडआउट्स। आपके पास ये जो चारों पॉइंट्स हैं, एग्रीमेंट विद माइनर वाली बात समझ आई? फिर उसके बाद अगले 3 पॉइंट्स, मैं यही देख रहा था कि मैंने ये वाली लाइन जो है वो इधर हटाई हुई है, ये लाइन भी हटी हुई है और ये वाली लाइन भी हटी हुई है, इंसॉल्वेंट वाली बात। तो आपके पास माइनर के ये चारों रूल्स हैं, क्या ये चारों रूल समझ आ रहे हैं? पक्का? यहाँ भाई का कोई सवाल था। जो बच्चे के साथ माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है वो तो वाइड हो जाएगा पहले। जी, माइनर के साथ जो एग्रीमेंट है वो वॉइड है, वो है ही गलत। जब वो है ही गलत तो आप एनफोर्स करवा ही नहीं सकते। अब बच्चा बड़ा होके कसम खा के भी कह दे कि मैं अभी कायम हूं उस पुरानी बात पे, तो भी कानून उसको नहीं मानेगा। हाँ, अगर ये बच्चा बड़ा होने के बाद एक नए सिरे से नया कॉन्ट्रैक्ट उस दिन से ऑनवर्ड का करे, उस पे वो बाउंड होगा। वो बचपन के किए गए कॉन्ट्रैक्ट पे बाउंड नहीं होगा। जी, अगर सेम शराइत पे दोबारा से सारी चीज़ें चलें तो ठीक है। 18 साल के बाद जिस दिन उसने साइन किया उस दिन से ऑनवर्ड उसे काउंट करेंगे। पता नहीं आपने अकाउंटिंग में एक वर्ड पढ़ा या नहीं पढ़ा, प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव। एरर्स वाला जो टॉपिक है उसमें कई दफ़ा ये आता है। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? आज और आज से आगे। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पास्ट वाली चीज़ें एडजस्ट होती हैं। तो माइनर के केस में प्रोस्पेक्टिव देखेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं देखेंगे। वो आज पीछे वाली चीज़ों को कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन आज जो वो एग्री कर रहा है उस पर आज और आज के आगे बाउंड हो सकता है अगर वो एज ऑफ मेजॉरिटी को पहुंच गया। तो इसका मतलब ये है कि एक छोटा बच्चा एग्रीमेंट नहीं कर सकता। अगर वो एग्रीमेंट कर भी ले तो वो वॉइड एब इनिशियो है। इस वॉइड एब इनिशियो को उस बच्चे को तो कोई नुकसान नहीं है। वो बड़ा जो है वो अपने हकूक अदालत जाके नहीं मांग सकेगा। जी, अगर एक बच्चा माइनर है जी, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो क्या होता है? वो प्रॉपर्टी होल्ड कैसे कर सकता है? प्रॉपर्टी में ट्रांसफ़र तो नहीं, लेकिन ट्रांसमिशन हो जाता है। ये जो हमारा तरके का कानून है या जो विरासत का कानून है, ये ऑप्शन देता है कि अगर एक बंदा मर गया है और उसके बच्चे जो है वो अभी इस काबिल नहीं हैं, तो भी उन बच्चों तक चीज़ें मुंतकिल होती हैं, लेकिन दरमियान में कोई गार्डियन, कोई वकील या इस तरह का कोई चीज़ आ जाता है। ठीक है, फिर अगर वो माइनर है तो फिर भी वो प्रॉपर्टी कैसे होल्ड कर सकता है? देखिए, अगर एक माइनर है
तो वो जूस भी तो खरीद ही सकता है, मोबाइल भी खरीद सकता है, वो बहुत सारे और काम भी कर सकता है। लेकिन ये जितने भी हम ये काम बता रहे हैं ये हमारे स्कोप में नहीं आ रहे। हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? दो बंदों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए शर्त ये है कि दोनों पार्टीज मेजर हो। अगर इनमें से कोई एक माइनर है तो भी वो चाहे तो एंटर हो सकता है, कानून की नज़र में वो वैलिड नहीं है। यानी कि अगर वो बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी है और जिससे आई है अगर वो केस कर दे तो भी वो उसको कोई फायदा नहीं होगा। तो माइनर प्रॉपर्टी एसेट्स और इस तरह की चीजें होल्ड कर सकता है, लेकिन फिर जब उनको प्रॉपर ट्रांसफर करने की बात आती है तो फिर लोग इंतजार करते हैं कि ये बड़ा हो ताकि ये अपने कानूनी तौर पे ट्रांसफर को प्रोसेस कर दे। उससे पहले जो ट्रांसफर होता है वो दुनिया को लग रहा होता है ट्रांसफर, लेकिन वो एक टेम्परेरी ट्रांसफर होता है। असल ट्रांसफर तब होता है जब वो अपनी एज ऑफ मेजोरिटी को पहुंच जाता है। जी, अब अगेन उसमें शायद आपके सामने ना हो, लेकिन किसी ने उसके ऊपर किसी बड़े ने साइन किए होंगे, किसी बड़े ने एंडोर्स किया होगा उसको कि हाँ भाई ये एक छोटे बच्चे का मामला है और इसमें मैं इसको ऑफिशियली वो कर रहा हूँ। कोई कागज़ जमा कराया गया होगा, कोई एफिडेविट जमा कराया गया होगा। तो वो कुछ और डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो नॉर्मली हमारे सामने नहीं आते, लेकिन वो जमा कराए जाते हैं। तो आप एक दफ़ा थोड़ा सा ज़रा जब सर्च करेंगे तो फिर आपको पता लगेगा। वरना क्या होता है, फिर छोटे बच्चे की कोई भी डील में समझा ये जाएगा कि ओहो इसमें तो किसी और बड़े ने इसको जो है ना वो फंसा दिया होगा। तो इसलिए लॉ उसे महफूज रखने के लिए उसे कानूनी हक नहीं देता, और अगर वो कानूनी हक हो भी तो वो कुछ बड़ों के साथ जो कि लीगल गार्डियन हो या ब्लड रिलेटिव्स हो उनको ये इजाज़त मिलती है। और अगेन ज़मीनों का कानून कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो एक बात जो मैं बार बार कहता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सारे मसलों का हल नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक तिजारती कानून है जिसमें गुड्स या सर्विसेज की खरीदो फरोख्त के ऊपर ये लागू हो रहा होता है। डन। माइनर से रिलेटेड जी सर, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है या फिर सिर्फ पाकिस्तान? जी, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है क्या ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है? जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो पाकिस्तान में अदालतें तो आपको प्रोटेक्शन देंगी। इंटरनेशनल प्रोटेक्शन कब मिलेगी? उसके लिए फिर आप इंटरनेशनल कवानीन की तरफ जाते हैं। फिर इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट के लॉ होते हैं, उसके अंदर फिर आप उस मुल्क की भी बॉडीज को इन्वॉल्व करते हैं, वहाँ की नोटरी पब्लिक को इन्वॉल्व करते हैं, तो वो इंटरनेशनली भी वैलिड होता है। और ये तब होता है जब एक से ज़्यादा मुल्कों के लोग आपस में बिजनेस कर रहे हो। अगर दोनों के दोनों पाकिस्तानी रेजिडेंट हैं तो फिर इंटरनेशनल अदालत बीच में नहीं आएगी, पाकिस्तान की लोकल अदालत में वो वैलिड होगा। जी, क्या माइनर से रिलेटेड बातें समझ आई? सेकंड कैटेगरी वो क्या थी? साउंड माइंड। तो अब कौन साउंड माइंड है और कौन साउंड माइंड नहीं है? अ पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड। एक बंदे को साउंड माइंड तब कहेंगे फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट अगर ये तीन बातें हों। ये एक जुमला है जिसको मैं तोड़ के बता रहा हूं। इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, जिस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट करे उस वक्त, ही इज कैपेबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो इस काबिल हो के कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को समझ सके, टू फॉर्म अ रैशनल जजमेंट, ताकि एक अकलमंदाना फैसला कर सके एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। तो साउंड माइंड उस शख्स को कहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त इतने होशो हवास में हो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में अपना अच्छा बुरा समझ सके। दोबारा सुन लें, साउंड माइंड वो शख्स है जो कॉन्ट्रैक्ट होते वक्त ज़हनी तौर पे इस काबिल हो कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को समझ सके और उस कॉन्ट्रैक्ट में उसके लिए अच्छा बुरा क्या है उसको सही से प्रोसेस कर सके। तो अनसाउंड माइंड कौन होगा? जो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपना अच्छा बुरा समझ सके। तो अनसाउंड कौन होता है? तीन कैटेगरीज हैं, तीन एग्जांपल्स हैं अनसाउंड की। एक को हम कहते हैं स्पेसिफिक पर्सन स्लैश इडियट्स, एक को हम कहते हैं ल्यूनेटिक, और एक को हम कहते हैं डिलीरियस फ्रॉम फीवर और ड्रंकन पर्सन। हमारे सिलेबस में ये कैटेगरीज डिटेल से एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन ऑन सेफर साइड इसलिए बात करते हैं कि अपने एग्जांपल्स में इनका जिक्र किया है जो कि पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं होती। ये स्पेसिफिक पर्सन या इडियट कैसे कहते हैं? जो बाय बर्थ डेफिशिएंट होते हैं बाय माइंड, वो जो जहनी तवाज़ुन जिनका शुरू से ही ठीक नहीं होता, जो बच्चे अनफॉर्चुनेटली पैदाइश के वक्त ही उनका जहन काम नहीं कर रहा होता, उनको हम कहते हैं वो स्पेसिफिक पर्सन है। अब स्पेसिफिक पर्सन के साथ एग्रीमेंट हमेशा अवॉइड होगा। क्यों?
चूंकि रूल ये था कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट वो किस हालत में है, तो एक बंदा जो 100% जहनी कैफियत सही नहीं रखता तो उसके साथ एग्रीमेंट हमेशा अवॉइड है, तो इसके साथ कभी एग्रीमेंट नहीं हो सकता। दो और कैटेगरीज हैं, ल्यूनेटिक, वो जिस पे पागलपन के दौरे पड़ते हो। एक ऐसा शख्स जो ज़्यादातर पागलपन की हालत में रहता हो, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे इंटरवल्स भी होते हो जिसमें वो नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करता हो। तो वो शख्स जो समझें ज़्यादातर अनसाउंड है और कभी कभी साउंड है, वो कॉन्ट्रैक्ट किस वक्त कर सकेगा? जब वो साउंड है, और जिस वक्त वो अनसाउंड हुआ उस वाले इंटरवल में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। फिर एक तीसरी कैटेगरी है, भाई ये 100% पागल हो गया, ये काफ़ी सारा पागल हो गया लेकिन थोड़ा थोड़ा सा, ये ज़्यादातर नॉर्मल कभी कभी पागल। फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल आदमी है लेकिन शदीद बीमारी की वजह से ऑल फॉल बातें उसके जहन में आ रही हैं और वो सही से प्रोसेस नहीं कर पा रहा चीज़ों को। नॉर्मली वो सही आदमी है लेकिन इस वक्त शदीद बीमार होने की वजह से अजीब अजीब सी बातें कर रहा है, बहकी बहकी बातें कर रहा है। या फ़र्ज़ करें उसने बहुत सारी लस्सी पी रखी है। अब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आपको जो है वो, मैं अब दूसरी गलत बात तो नहीं कहूँगा ना, तो फ़िलहाल समझ लें कि उसने लस्सी पी रखी है, विलायती लस्सी पी रखी है। ये देखें तस्वीर में भी हो जाए ना, लस्सी के जाम हाथ में उठा के नाच रहा है। तो ड्रंकन पर्सन, मेरे ख्याल में इतने बड़े बच्चों को समझाना ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, हम रील्स में बहुत आगे तक बातें देख चुके हैं, आप तो बहुत ही हल्का खेल रहे हैं। तो बहरहाल ड्रंकन पर्सन जो नॉर्मली सही है लेकिन जब उसने बहुत लस्सी पी रखी हो तो वो अजीब अजीब सी बातें कर रहा होता है। तो रूल क्या है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट आप इस काबिल हो कि आप कॉन्ट्रैक्ट समझ सकें। तो ये कब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और कब नहीं कर सकता? जब ये नॉर्मल है, यानी कि ज़्यादातर टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और अगर कभी कभार ये उस वाले फेज में है तो दो स्पेसिफिक रूल्स हमें लॉ ने बता दिए, और दोनों रूल्स आपको अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बात दो अलग अलग तरीके से हो रही है। जी जी, एक मिनट में आता हूँ ज़रा एक दफ़ा ये रूल पढ़ के। अ पर्सन हु इज़ यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, एक बंदा जो ज़्यादातर अनसाउंड है बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, लेकिन कभी कभी सही भी है। ये कौन सा बंदा है? ल्यूनेटिक। मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज़ ऑफ साउंड माइंड, जिस वक्त वो साउंड होगा उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अब दूसरे बंदे की बात करते हैं। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड, ज़्यादातर ठीक होता है, कभी कभी बहकी बहकी बातें करता है। मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ, जब अनसाउंड है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। यहाँ से को भाई का सवाल था। अगर एक बंदा ड्रंक है वो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, और बाद में कहते हैं कि भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो उसके कैसे? अगर एक बंदा जब ड्रंक है और उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो कानूनी तौर पे वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, यानी वो एग्रीमेंट ही वॉइड है। तो जिन्होंने उससे वो कॉन्ट्रैक्ट करवाया वो बाद में उसके अगेंस्ट एनफोर्स नहीं कर सकते। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जो स्पेसिफिक पर्सन है उसका तो सबको पता है। ये दोनों बंदे हैं ना, जो दोनों कैफियत रखते हैं, कभी सही कभी ख़राब। अच्छा, ये बंदा उर्फ़ आम में ज़्यादातर लोग इसके बारे में क्या गुमान करते होंगे? पागल है। और इसके बारे में उर्फ़ आम में गुमान क्या करते होंगे? ठीक है। तो यहाँ मशकूक बात यह है कि ये पागल नहीं है उस वक्त, और यहाँ मशकूक बात क्या है? ये पागल है उस वक्त। तो इनमें से किसी के साथ एग्रीमेंट होता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ समझते हैं? अदालत में जब भी एक मुद्दा जाता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि साबित कौन करेगा। तो इस केस में जिसने कंफर्म किया होता है इस वक्त होशोवास में, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आता है। और इस केस में जिसने इल्ज़ाम लगाया होता है कि ड्रंकन है, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आता है। भाई एक बंदा नॉर्मली ठीक होता है और अचानक से कोई XYZ शख्स आके कहे इसने पी रखी है, मत करो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसने पी रखी है को साबित भी वही शख्स करेगा जिसने इल्ज़ाम लगाया है। तो इस केस में जो इल्ज़ाम लगाता है कि नहीं इस वक्त ये दूसरे फेज़ में है, उसी को साबित करना पड़ता है। और यहाँ नॉर्मल फेज़ क्या है? पागलपन का। तो जो कंफर्म कर रहा है कि इस वक्त ये दूसरे सही वाले फेज़ में है, तो ऐसे बंदे के साथ एग्रीमेंट करते हुए आप उसके भाई, उसके डॉक्टर वगैरह के साथ पूछेंगे कि हाँ भाई ये इसका सही इंटरवल कब है, तो वो बताएंगे जी शाम 7 से लेके 9 बजे तक ये बिल्कुल नॉर्मल इंसान वाली बातें करता है।
तो जिन्होंने कंफर्म किया, कल को अगर वो बंदा कह दे जी मैं तो उस वक्त सही हालत में नहीं था, तो उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा जिसने ये गवाही दी थी। तो इस केस में जो कंफर्म करता है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आता है, और इस केस में जो एलिगेशन लगाता है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आता है। बेसिकली जो मशकूक बात करता है उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ है। एक नॉर्मल इंसान के बारे में अचानक से कह देना कि ये पी रखी है इसने, तो उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है, साबित करो कि वाकई ऐसा है। और एक पागल आदमी के बारे में कोई कह दे कि ये इस वक्त सही है, तो उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा कि साबित करो कि ये कैसे सही है। जी और अगर वो खुद कहे कि मैं इस वक्त मतलब उस हालत में था और इन्होंने एक्सीडेंट जी, अब अगेन वो बंदा अगर आके खुद कहे कि मैं तो उस वक्त पागलपन की हालत में था, तो एक ऐसा शख्स जो वैसे ही अक्सर पागलपन की हालत में रहता है, उसका इस वक्त का जुमला भी पता नहीं वो कौन सी हालत में दे रहा है। तो सियाने इनमें से किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ही नहीं। लेकिन अगर शदीद मजबूरी बन जाए तो इसके साथ नहीं हो सकता, उन दो के साथ उनके सही वाले इंटरवल में उनके साथ एग्रीमेंट किया जा सकता है। लेकिन वही वाली बात कि यहाँ पे फिर उसके कोई रिलेटिव या किसी डॉक्टर से कंफर्मेशन लेंगे कि इस वक्त ये सही हालत में है या नहीं है, और वो वाला बंदा ज़्यादातर सही होता है। अगर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है कि नहीं इस वक्त सही नहीं है, तो फिर वही साबित करेगा कि ये कैसे सही नहीं है। एक बंदा खुद ही अदालत में जाके कह देता है कि जी मैं उस टाइम पे ड्रंकन था, तो अगेन इसने खुद अपने बारे में ये कहा, इसी को साबित करना पड़ेगा कि मैं उस वक्त ड्रंकन था। तो इसको कुछ गवाह चाहिए होंगे, इसको कुछ और इस तरह से, तो मामला अदालत की पेचीदगियों में उलझ जाएगा। BLD के अंदर एक बड़ा मज़ेदार काम हमने करना होता है, हम तमाम पार्टीज़ को अदालत के दरवाजे पे पहुंचा के वापस आ जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं तो आपको कानून बता रहा हूँ, अब आप पहुंच गए हैं अदालत के उस कटहरे में जहाँ आप सोच रहे हैं कि वकील क्या दलाइल देगा, गवाह किस किस्म के आएंगे, जज किसकी सुनेगा किसकी नहीं सुनेगा, वहाँ क्या सबूत पेश करने पड़ेंगे। हमारे इस पेपर में इंटरप्रिटेशन नहीं है। LLB के अंदर एक पेपर होता है इंटरप्रिटेशन, कि भाई ये लॉ है, ये इसका मतलब क्या है और इसको अदालत में कैसे प्रूफ करेंगे। हमारे यहाँ अदालत के अंदर की कार्रवाई नहीं है। हम मान लेंगे कि हमने अदालत तक पहुँचा दिया तो वहाँ इंसाफ मिल जाएगा। ये मानना बड़ा ज़रूरी है इस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेंगे ये रूल, बस इसको अदालत ले जाएंगे ताकि वो सज़ा दे दे। अदालत कैसे सज़ा देगी, क्या गवाह होंगे, वकील क्या डिबेट करेगा, कितने अरसे केस चलेगा, किस किस्म की बात होगी, ये सारी बातें सिलेबस में नहीं है। चूँकि आप लोग इंक्वायर कर रहे थे तो मैंने आपको बाय द वे बर्डन ऑफ प्रूफ वाली बात भी बता दी, बट किताब में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इसलिए आपने बस मुनासिब वकील बनना है, किताबी वकील। वो वाला वकील नहीं बनना है जिसमें आप एक बंदे को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सवाल आपको हिंट ज़रूर देगा, सवाल आपको ये नहीं कहेगा मुकदमा सॉल्व करो, सबूत लेके आओ। वो आपसे कहेगा ये सिचुएशन, आप कहेंगे ये सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में किताब के मुताबिक ये जवाब। अब अगेन देखें ना, सवाल तो बहुत सारे हो सकते हैं। अगर मैं कहूँ A ने B को एक चीज़ बेची और बाद में B ने A को पैसे नहीं दिए, अदालत चले गए और अदालत में उसने कह दिया मैंने पैसे दे दिए थे, बस हमारे आसपास कुछ लोग मौजूद नहीं थे लेकिन मैंने पैसे दे दिए थे। अब इसी बात पे हम एक पूरा लेक्चर गुजार सकते हैं कि कैसे साबित करेंगे वो सच बोल रहे हैं या झूठ, लेकिन ये हमने साबित करना ही नहीं है। हमारे ज़िम्मे क्या है, एक ने लैपटॉप दे दिया, दूसरे ने पैसे देने से नहीं दिए, अदालत पहुँच के शिकायत कर देंगे और फिर पलट के तेज़ी से दौड़ लगा देनी है कि अदालत के अंदर अब सही वाला इंसाफ मिल रहा होगा। हम तौहीन अदालत नहीं कर सकते, हमें मानना होगा कि अदालत मुनसिफाना तरीके से फ़ैसला करती है और लोगों को हकूक़ दिलाती है। अदालत एक फ़ीमेल होती है, इसलिए इसको कहते हैं अदलिया। फ़ीमेल कैसे होती है? देखें, मैंने कहा कि अदालत होती है, ये तो नहीं कहा अदालत होता है। अदालत फ़ैसला करता है, अदालत फ़ैसला करती है। हाई कोर्ट को उर्दू में कहते हैं अदालत आलिया, सुप्रीम कोर्ट को उर्दू में कहते हैं अदालत उज़्मा। अभी उज़्मा और आलिया मुज़क्कर तो नहीं है। सिविल कोर्ट को कहते हैं दीवानी अदालत, क्रिमिनल कोर्ट को कहते हैं फौजदारी अदालत। तो दीवानी, फौजदारी, आलिया, उज़्मा, ये नाम रखे किसने? अंग्रेज़ों ने रखे हैं। और वो जो मुजस्मा होता है जिसमें हाथ में तराजू पकड़ा होता है और आंखों पे पट्टी होती है, वो भी जनानी है।
जेंडर बाइज्ड हो गए, उन्हें लगता है कि खवातीन इंसाफ कर सकती हैं। तभी मैंने आपसे कहा कि अदालत के दरवाजे पे मुकदमा पहुंचा के दुड़गी लगा देनी है। हमने अदलिया से और आलिया से, यानी कि अदलिया से और खवातीन से अपने आप को दूर रखना है। अल्लाह शरीफ आदमी को अदालत और वो मुख्तलिफ उल्टे सीधे चक्करों से दूर रखे। असल में बोलते बोलते रुक गया, मैंने कहा पता लगा किसी फीमेल स्टूडेंट क्लास ले रही है, उसका नाम आलिया ना हो। तो भाईजान या बहन जी, इस वक्त जो है ना वो एग्जाम्पल सिर्फ एक टोन में दी गई है कि अदालत आलिया, आपको खुशी होनी चाहिए कि आपका नाम जो है वो हाई कोर्ट के नाम पे है, ठीक है। तो बारह मैं आपको बता ही रहा था कि अदालत जो है वो मोनस होती है। आपको पता है मुल्क भी मोनस होता है, मुल्क के लिए हर इस्तेमाल करते हैं। हर HER, सर क्योंकि मदरलैंड होता है इसका चूंकि मदरलैंड होता है, फादरलैंड नहीं होता। तो वो अजीब ही, मतलब अंग्रेजों ने ना पागल बनाया हुआ है हमें। हम कहते हैं आर कंट्री इज पाकिस्तान, हर बाउंड्रीज आर एक्सटेंडेड टू दिस एरिया। हर तो ठीक है जी, उन्होंने कहा जी फादरलैंड भी, अभी इसराइल अमेरिका को फादरलैंड ही तो बना रहे। चलें वापस इधर आते हैं। तो ये सारी बातें होने के बाद भी इन सब का हमारे सिलेबस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमारे सिलेबस में तो थोड़ी सी बातें लिखी हुई थी, वो हमने साउंड माइंड को समझ आ गया। क्या साउंड माइंड और अनसाउंड समझ आ रहा है? साउंड माइंड वो जो कॉन्ट्रैक्ट करते समय, करते वक्त, करते टाइम इतना होशो हवास में हो कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म समझ सके एंड उस कॉन्ट्रैक्ट में अपना अच्छा बुरा, उसके इंटरेस्ट पे उसका क्या इफेक्ट है वो समझ सके। एट द टाइम मेक्स इट कैपेबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ताकि वो एक अक्लमंदाना जहन के साथ एक जजमेंट लगा सके कि इसका इसके इंटरेस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये दूसरी जगह हमने डबल क्लिक किया था तो हमें साउंड और अनसाउंड माइंड समझ आ गया। तीसरी चीज, वो जो लिस्ट ऑफ पर्संस है जिनको लॉ ने मना कर दिया कि इनके साथ आपने डील नहीं करना। एलियन एनिमीज, एलियन एनिमी, एलियन किसे कहते हैं? अजनबी चीज को जो कि हमें नहीं पता, और एनिमी दुश्मन। तो एक अनजान दुश्मन, एक ऐसा दुश्मन जिसका हमें नहीं पता। अगर आपका मुल्क किसी मुल्क के साथ एट वॉर हो तो इस मुल्क के रिहायशी और उस मुल्क के रिहायशी एक दूसरे के एलियन एनिमी बन जाते हैं। लॉ ने मना कर दिया, खबरदार एलियन एनिमीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करना, नहीं तो किसी भी वक्त तिरंगे की सलबुलंदी के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए वो आपका नुकसान कर देंगे और बाद में फ़ख्र महसूस करेंगे कि बड़ा अच्छा हुआ हमने पाकिस्तानी को सबक सिखाया। तो अगर एक पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी शहरी है जो पाकिस्तान में होता है, अगर पाकिस्तान की किसी मुल्क से जंग चल रही है, तो अगर पिछले साल मई में कोई इंडियन बंदे से कॉन्ट्रैक्ट करता या आज की डेट में अफगानिस्तानी बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे तो हम कहेंगे उसने एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। लॉ ने मना कर दिया, आपने एलियन एनिमीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। अगर पहले हो गया है तो लॉ सजेस्ट करता है कि या तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग वॉर ख़त्म कर दें या उसे होल्ड कर दें, उसको परफॉर्म मत करें। जब वॉर ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आप देख लें, लेकिन आइडियल बात यह है कि आप उसे छोड़ दें। क्यों? क्योंकि किसी भी वक्त हुब्बुल वतनी में कोई भी बंदा दूसरे पे कोई भी गुस्सा निकाल सकता है और फिर उसे लगेगा कि मैंने बिल्कुल सही किया इस दुश्मन बंदे के साथ। तो लॉ ने मना कर दिया, लेकिन फ़र्ज़ करें आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फिर वो आपके साथ कुछ बुरा, तो आप अदालत में जाके इंसाफ नहीं मांग सकेंगे, क्योंकि अदालत में तो वो दोनों मुल्क एक दूसरे के लिए इंसाफ मांग रहे होंगे। उनका तो आपस का फड्डा अभी तक अदालत में चल रहा होगा, तो इंसानों के फड्डे कहाँ से कोई सॉल्व करके देगा? जी, अगर एक मुल्क का बंदा दूसरे मुल्क के बंदे से डील कर रहा है तो आइडियली दोनों मुल्क की अथॉरिटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं आप साइनिंग में, और उसके बाद फिर आप इंटरनेशनल कोर्ट्स में भी ले जा सकते हैं या दोनों में से किसी एक मुल्क के कोर्ट में भी ले जा सकते हैं। दोनों तरफ से साइनिंग होनी चाहिए। लेकिन रूल क्या है? अ सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री वाइल पाकिस्तान इज एट वॉर विद दैट कंट्री, पाकिस्तान अगर किसी मुल्क से हालत जंग में है तो उस मुल्क का सिटीजन। फिर अंग्रेजों का मसला, हमें पागल बनाते हैं। मुल्क का सिटीजन, सिटीजन तो सिटी का होना चाहिए,
किसी मुल्क का लोग क्या कहते हैं, फलाना मुल्क का शहरी, शहरी तो शहर का होता है, मुल्क का मुल्क ही होना चाहिए। तो इंग्लिश में सिटीजन ऑफ कंट्री, एक कंट्री का शहरी। तो इसलिए ना आपने कभी भी इंग्लिश पे ज़्यादा परेशान नहीं होना, ये हमारे साथ ऐसा करते रहते हैं। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि कई दफ़ा कार से भेजे जाने वाले सामान को शिपमेंट कह देते हैं और शिप से आए हुए सामान को कार्गो कह देते हैं। कार से किया है वो शिपमेंट और जो शिप से किया है वो कार्गो। तो भाई कार वाले को कार्गो कह दो और शिप वाले को शिपमेंट कह दो। तो इसलिए ना किसी भी टाइम पे आपने अपना कॉन्फिडेंस को आउट नहीं होने देना कि अगर आप देखेंगे यार ये इंग्लिश इसकी सेंस कोई नहीं बन रही, क्यों है? इसलिए कि अंग्रेज हम पे काफ़ी राज करके गए हैं। हम तो अभी तक उस दिन के ज़माने का कानून पढ़ रहे हैं, 1872 वाला। जब कमती लॉ के अंदर जाएंगे तो वहाँ हम लेटेस्ट कानून भी पढ़ेंगे जो पाकिस्तानियों ने बनाए हैं, 2017 का, 2015 का, इस तरह के कवानीन। तो ये बात समझ आई। एलियन एनिमी के साथ मना कर दिया, 4 लोगों के साथ लॉ ने हमें मना किया हुआ, उनमें से एक है एलियन एनिमी। फिर अ कन्विक्ट वाइल अंडर इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट किसे कहते हैं? कैद, जेल। कन्विक्ट किसे कहते हैं? मुजरिम, जिस पे इल्ज़ाम लगता है वो एक्यूज्ड होता है, मुल्जिम को एक्यूज्ड कहते हैं। और जिस पे दफ़ा जुर्म आयद हो गई होती है उसे कहते हैं कन्विक्ट। एक मुजरिम यानी कि बाकायदा डिक्लेयर्ड मुजरिम, जबकि वो हवालात में है, इज़ इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। आप किसी ऐसे बंदे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जो हवालात के अंदर है एंड वो मुजरिम भी हो। अगर हवालात में और मुजरिम ना हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, अगर मुजरिम हो और हवालात में ना हो तो भी हो सकता है। दोनों शर्तें, मुजरिम भी हो हवालात में भी हो। फॉर एग्जाम्पल बीमार हो गया और दवाई लेने चला गया किसी मुल्क, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप उसके साथ, क्योंकि वो मुजरिम तो है लेकिन हवालात में नहीं है। और अगर हवालात में कोई हमारा लीडर बैठा हो और वो मुजरिम ना हो तो उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि वो भी मुजरिम हो गया है, पहले सिर्फ एक्यूज था, अब वो 2-3 कानून उठा के दफ़ा जुर्म भी आयद हो गई। तो 2 शर्तें, मुजरिम भी हो और कैद में भी हो, तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मना किया हुआ है। लेकिन अगर इनमें से एक भी शर्त मिसिंग है तो फिर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से लॉ ने मना नहीं किया। दिस डिसेबिलिटी कम्स टू एन एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस। सजा खत्म होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या व्हेन ही इज ऑन पैरोल। ये क्या होता है? शॉर्ट लीव, कुछ अरसे के लिए जमानत पे थोड़े से टाइम के लिए रिहा हो के आया हुआ हो, उस वक्त उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो इस वक्त जो है वो हम अपने कैदी नंबर 804 के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो कुछ दिन के लिए जो है वो अपना कोई इलाज वगैरह कराने किसी हॉस्पिटल में मुंतकिल हो और वहाँ उसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो वो हो सकता है। तो जैसे दूसरे वाले भाई जो है वो अचानक से वो इलाज कराते कराते बहुत दूर चले जाते थे तो उनसे भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था। हमें सारे जो है ना वो बीमार कैदी मिले। ठीक है जी, ये बात समझ आई? क्योंकि काला डाल आने वाला है। बीमारी तो सबको ही हो, बीमारी तो जनवन चीज़ है, बीमारी तो आ सकती है। अ कन्विक्ट, वो काले डाले की भी वो की हुई है थोड़ी सी ना वर्किंग। मेरा भाई विंग कमांडर है तो थोड़ा सा ना वो उधर से भी बच बचाव है, तो मैं थोड़ा बहुत खेल जाता हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं खेलता। तो इसलिए ना कमज़ोर हजरात जो है ना अपने ध्यान खुद रखें। तो मैं थोड़ा सा जो है ना कुछ गुजारा मुजारा हो जाएगा। खैर जब बुरा टाइम आना है तो फिर तो वो कर्नल भी अंदर हो जाता है, जर्नल भी जो है ना उसके साथ काफ़ी कुछ हो जाता है। डिसक्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ। अब पता लगे, आप समझें कि सर जब भी फ़ौज के बारे में मुहिब्बुल वतन वाली बात करेंगे तो इसका मतलब है कि सर इस वजह से कह रहे हैं। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, फ़ौज अगर गलत करेगी तो मुझे भी बुरा लगेगा, फ़ौज अच्छी करेगी तो मुझे खुशी होगी। फ़ौज जंग जीतती है अच्छा लगता है, फ़ौज हमारे मामलात में घुसती है बुरा लगता है। सियासतदान मुल्क चलाता है, मुल्क को मुश्किल से गुजारता है, अच्छा लगता है। सियासतदान मुल्क का बड़ा करता है, बुरा लगता है। इसका पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, इसका एक्शन से ताल्लुक़ है। इमरान खान अच्छा एक्शन करेगा सर आंखों पे, गलत एक्शन करेगा हमें अच्छा नहीं लगेगा। जर्नैल अच्छा करेगा यस अप्रिशिएट होना चाहिए, बुरा करेगा यस हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए। तो प्रॉब्लम ये है कि हम शख्सियत परस्ती की तरफ चले जाते हैं, शख्सियत परस्ती नहीं। अगर आपने मान लिया कि नवाज शरीफ अच्छा आदमी है तो उसकी हर गलत बात को जस्टिफाई कर रहे होंगे। अगर आपने मान लिया बुरा आदमी है तो उसकी हर अच्छी बात को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे होंगे, तो ये गलत हो जाता है।
शख्सियत नहीं, उसका एक्शन जो है वो अगर ठीक है या वो गलत है तो उस पर बात होनी चाहिए। तो इसहाक डार अच्छा था या नहीं था, अगर उसने थोड़ी सी कोई अच्छी काविश की तो हमें पसंद आएगा। कंपनीज एक्ट 2017 इसहाक डार ने बनवाया जी, इन्होंने कहा ग्रे लिस्ट से भी निकलवाया। अब अगेन कुछ अच्छे काम भी किए होंगे लेकिन कुछ और बड़े बुरे वाले काम भी किए हुए होंगे। जो बुरे काम होंगे उनकी मजम्मत होगी, जो अच्छे काम है उसके अप्रिसिएशन। उसका ये मतलब नहीं कि मेरा कोई इसहाक डार से ताल्लुक होगा या मेरा इमरान खान से ताल्लुक होगा या मेरा जर्नैल से ताल्लुक होगा। सिर्फ एक तरीका जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने शख्सियत को पसंद नहीं करना, आपने देखना है कि काम। अगर पंजाब में अच्छा काम हो रहा है तो जो करा रहा है वेरी गुड, अगर पंजाब में अच्छा नहीं हो रहा, जो गलत कर रहा है वेरी बैड। इसहाक डार चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ICEW है, इंग्लैंड एंड वेल्स का चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसको पाकिस्तान में इक्विवेलेंसी मिल जाती है। तो यहाँ ऑनरेरी तौर पे उसको पाकिस्तान ने उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट कहा हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं है, हमारा काउंसिल मेंबर है। हमारे काउंसिल में कुछ इलेक्शन से आते हैं और कुछ लोग गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनी होके आते हैं। तो वो प्रॉब्लम ये है कि हम उसी मुल्क में रहते हैं, हम इन लोगों के बगैर गुजारे नहीं कर सकते। वापस इधर आते हैं, ये दो बंदे समझ आए, सिटीजन और कन्विक्ट। तीसरा, फॉरेन सिविलियंस और एम्बेसडर। ये फॉरेन एम्बेसडर्स कौन होते हैं? सफ़ीर, फॉरेन सिफारतकार, फिर फॉरेन मेहमान, दूसरे मुल्क से एक डेलीगेट पाकिस्तान आया हुआ है। तो पाकिस्तान में जो दूसरे मुल्क से सरकारी तौर पे मेहमान आए हुए हैं वो हमारी सर आंखों पे, पाकिस्तान का लॉ उनको इम्यूनिटी दे देता है। मेरे ख्याल में आप लोगों की जनरेशन को वर्ड इम्यूनिटी बताना कोई मुश्किल बात नहीं है। इस्तस्ना, वो जो अभी लाइफ टाइम नहीं लेने की कोशिश की जा रही थी, उसे इम्यूनिटी या इस्तस्ना कहते हैं। इस्तस्ना या इम्यूनिटी का मतलब है कि इस बंदे पे लीगल केस नहीं हो सकता। तो जब दूसरे मुल्क से हमारे मेहमान आए हुए हैं और पाकिस्तानी लोग उनको अदालतों में घसीट रहे हो तो उनकी इज्जत के खिलाफ है, क्योंकि वो पाकिस्तान के ऑफिशियल मेहमान है। दूसरे मुल्क की टीम पाकिस्तान खेलने आई हुई है, दूसरे मुल्क का सिफारतकार पाकिस्तान में मौजूद है, तो ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि उनको प्रोटेक्शन दे। तो पाकिस्तान ने इन लोगों को कानूनी तौर पर इम्यूनिटी दी होती है। पाकिस्तान इन पे लीगल केस कर सकता है लेकिन पाकिस्तान का कोई आम शहरी उठ के इन मेहमानों पे केस नहीं कर सकता। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने मना कर दिया कि भाई आपने इस तरह के किसी सिफारतकार, इस तरह के किसी एम्बेसडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, क्योंकि वो चाहेगा तो अदालत के सामने आएगा, लेकिन अगर वो ना चाहे तो वो अपने आप को अदालत के सामने पेश ही नहीं करेगा। और जब आप एनफोर्स करा ही नहीं सकते तो कॉन्ट्रैक्ट का फ़ायदा। कॉन्ट्रैक्ट कैसे कहते हैं? एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो इस तरह के जितने भी लोग हैं हैव इम्यूनिटी, दे हैव अ राइट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बट कैन क्लेम द प्रिविलेज ऑफ नॉट बीइंग सूड। वो चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो सकते हैं लेकिन वो प्रिविलेज क्लेम कर सकते हैं कि नॉट बीइंग सूड। सू का मतलब होता है लीगल केस। तो उनके ऊपर कोई सू नहीं कर सकता, लीगल केस नहीं कर सकता। दे कांट बी सूड। तो SUE, इस सू का मतलब है लीगल केस और सूड का मतलब है लीगल केस करना। तो उनके ऊपर कोई लीगल केस नहीं कर सकता। तो जब उन पे लीगल केस नहीं हो सकता तो आम आवाम को महफूज रखने के लिए गवर्नमेंट क्या कहेगी? उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करो। चौथा, अगर एक बंदा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, पीछे वापस आते हैं, पहले तीन में कोई सवाल, बात समझ आ रही है? दूसरे मुल्क का वो शहरी जिस मुल्क से हमारी जंग है, हर मुल्क के बंदे की बात नहीं हो रही, जिस मुल्क से जंग चल रही है उस मुल्क के शहरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना मना किया है। दूसरा, वो जो जेल में हवालात में है और मुजरिम भी है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जो गवर्नमेंट का इस तरह का ऑफिशियल मेहमान है जिसको गवर्नमेंट ने इम्यूनिटी दी हुई है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर दिया। ये तीनों क्लियर हैं जी? जी बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं। ये जितनी भी हम बातें पढ़ रहे हैं इससे एग्रीमेंट तो बन जाएगा लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, एनफोर्सेबल नहीं होगा। यानी वो आपस में अगर लेन देन करना चाहें करें, लेकिन अदालत पहुंचे तो अदालत कहेगी नहीं भाई मेरे पास मत आओ, ये तुम लोगों का जाती मामला है, क्योंकि ये एनफोर्सेबल नहीं है। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो उनके दरमियान आपस में एग्रीमेंट हो जाएंगे, वो अपना तौर पे जो भी करना चाहें कर लें, लेकिन उनको प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं मिल सकेगी। जिस तरह से पाकिस्तान की इंडिया से वॉर थी जी। अब अगेन, अगर पाकिस्तानी की किसी इंडियन से या पाकिस्तान की इंडिया से लड़ाई चल रही है, पाकिस्तानी बंदा अगर
दुबई मौजूद है, इंडियन बंदा भी दुबई मौजूद है, और वो वहाँ बैठ के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो उस मुल्क के कानून के मुताबिक करते हैं। तो देखना होगा कि क्या उस मुल्क के कवानीन ने उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट करने से रोका या नहीं रोका। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो पाकिस्तान में एप्लीकेबल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। तो जिस वक्त मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ, मैंने पाकिस्तानी कानून को फॉलो करना है। पाकिस्तानी कानून ने कह दिया कि आप उस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करें। तो अगर वो किसी और मुल्क में बैठे हैं तो उस मुल्क का लॉ इजाज़त देता है, तो हमें कोई मसला नहीं। क्या चीज़? ओए होए, ये जो है ना, इन्होंने मैस वाली बात करके जो है ना, क्योंकि पूरे 2 बज गए, आखिरी लाइन बच गई, आखिरी लाइन। कोई बात नहीं, खैर है, आपको ये ना लगे कि हमने पूरा सफ़ा कर लिया। आखिरी लाइन को ब्रेक लगाते हैं। कल कहानी असल में ना, इस पर कहानी लंबी है, पिछला सवाल ज़रा लंबा हो गया। इंसॉल्वेंट मुझे पूरा समझाना पड़ेगा इसका प्रोसेस क्या है। तो ठीक है, ये आखिरी लाइन को छोड़ के बाकी बात पढ़ के आ सकते हैं। हमने ये यूनिट कर लिया कंप्यूटर्स ऑफ पार्टीज़ का। बस अब जल्दी से पहुंच जाए, आपका चिकन मिस ना हो जाए।